सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और अभिनंदन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से और सकुशल होंगे। मैं ज्योति रानी नामदेव, डबल MA BEd नेट आप सभी के सामने LT TGT PGT प्रवक्ता नेट और सेट की हिंदी विषय की तैयारी हेतु वीडियो ला रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आपको पसंद आती है तो आप इसको प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाएंगे लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हर विषय का अपना एक इतिहास होता है। चाहे आप सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, भूगोल लीजिए, हर किसी का यानी कि इस धरती पे जो भी विषय होता है उसका कुछ ना कुछ तो इतिहास है ही। तो ऐसे कैसे अछूता हो सकता है? हिंदी विषय इससे अछूता नहीं रह सकता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की इतिहास बहुत ही पुराना है। हिंदी बहुत ही, जैसे कि हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, हमें एकदम जल्दी से समझ में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई इतिहास नहीं है। इसका बहुत ही गहन और एकदम पवित्र इसका इतिहास है। पहले हम इसकी पद्धतियाँ देख लेते हैं। जब इतिहास लिखने में आया, जब इसको पन्ने पे उतारा गया, पेज पर उतारा गया इसके इतिहास को, तो उन रचनाकारों ने, उन लेखककारों ने इसको कैसे अपने मतलब पेज पर उकेरा होगा। तो इसमें सबसे पहले जो पद्धतियाँ आती हैं, यानी कि जो उनका तरीका होता है लिखने का, तो पहले आती है वर्णानुक्रम पद्धति। इसे हम जैसे कि कह सकते हैं जैसे कि इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों के परिचय और उनके नामों के क्रम में दिया जाता है। जैसे प्रेमचंद, हजारी प्रसाद, द्विवेदी और नगेंद्र। जैसे कबीर और केशव। जैसे कि हमारी जो होती है ना डिक्शनरी जो होती है, उसमें ए से पूरा होता है, ए फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसी वर्णानुक्रम होता है। जैसे कि प्रेमचंद आया तो प आ गया, ह आ गया और नौ आ गया, और फिर कबीर और केशव एक साथ आ गए। तो इसमें क्या था कि इसमें पहले आगे, सबसे पहले क्या आएगा कि पहले आ गया प, फिर नौ, फिर पहले क आएगा, फिर प, फिर नौ और फिर ह। इस तरह से हम क्या करते थे, मतलब उस समय लेखककार जो है इस वर्णानुक्रम पद्धति से लिखते थे। लेकिन उससे क्या नुकसान होता था? उससे नुकसान ये होता था कि भाई प्रेमचंद है आधुनिक काल के, ठीक है, आधुनिक काल के है ये, और कबीर हो गए आपके कबीर हो गए आपके आदिकाल के कवि हो गए। तो इसमें और इसका जो मेल है वो कहीं रह नहीं जाता है। मतलब इन दोनों का मेल हम किसी एक उसमें ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही काल के हैं। तो इस वजह से ये अछूता रह जाता है। ये पद्धति इसलिए काम में नहीं आई क्योंकि सभी कवियों को एक ही जगह पिरो दिया, एक ही माला में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सूफी कवि अलग हैं, आपके भक्ति काल के कवि अलग हैं, आपके आदिकाल के कवि अलग हैं, ठीक है, इसलिए पद्धति काम में नहीं आई। इसका वैसे इसमें जो सबसे पहले जो लिखा था वो गासा दत्तारसी ने लिखा था। इनकी सबसे पहली कृति थी इसतवर दल्ला इंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है, इसतवर दल्ला इंदुई हिंदुस्तानी, ये इनकी पहली थी जो फारसी भाषा में थी, अरबी फारसी भाषा में थी, और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखी थी। ठीक है, ये दो इस पद्धति में, वर्णानुक्रम पद्धति में इन दोनों लेखकों ने लिखी है। ठीक, इसके बाद में है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि के आधार मानकर उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसा रचनाकार की जो जन्म तिथि होती है, यानी कि तुलसीदास की जन्म तिथि हो गई, फिर कबीरदास की हो गई, ऐसे ही आपका मुंशी प्रेमचंद की हो गई, या फिर आपका सूरदास की हो गई, यानी कि इनकी जन्म तिथि। अब कुछ का तो ऐसा, कुछ की हमें जन्म तिथि पता होती है, इतिहास में दर्ज है, और कुछ की नहीं होती है, तो वहाँ पे भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए वहाँ वो पद्धति काम नहीं आई। क्रमानुसार जो पद्धति है वो इस पद्धति, मतलब इसमें इतिहास लेखन में अच्छी तरह से काम नहीं आई। पर कुछ ने इनको आधार मान के लिखा है। जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। जॉर्ज गियर्सन की जो है, जो किताब थी द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना, तो ये इन्होंने लिखी है। मिशबंधु ने, मिशबंधु विनोद लिखी है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्ण तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता और तथ्यों की
पुष्टता अनिवार्य है। ठीक है, अब क्या है कि ये पद्धति किसी हद तक बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पद्धति में लेखक पूर्णतः तटस्थ रह के काम करता है। कोई भी अपनी तरफ से मतलब फेर बदल नहीं करता है, क्रमबद्ध तरीके से काम करता है। ठीक है, अब क्रमबद्धता तथ्यों का पुष्टता अनिवार्य है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं, व्याख्या विश्लेषण भी करता है। ठीक है, अतः इस विश्लेषण अनिवार्य है। भाई ऐसा है ना, वैज्ञानिक जो पद्धति है उसमें क्रमबद्ध तो हो गया, क्रमबद्ध हो गया, आपका व्यवस्थित हो गया, लेकिन क्या है कि उसमें जो उनका वर्णन करना और उसका विश्लेषण करना, उनकी रचनाओं का, उनके भाव का, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा, इसमें सबसे बड़ा जो इसका ये है कि ये मिठास लिए हुए है। और हम जो अगर हम एक ही व्यवस्थित रूप से इसको करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति करते हैं, तो वो भाव कहीं ना कहीं छूट जाता है हमारे हाथ से। विधेयवादी पद्धति, ये पद्धति सबसे ज़्यादा अगर हमारे क्वेश्चन आता भी ये क्वेश्चन कि बताओ हमारे जो सबसे ज़्यादा जो पद्धति है हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन पद्धतियाँ हैं, उनमें से सबसे कामगार कौन सी है, तो भाई विधेयवादी पद्धति आएगा। ठीक है, यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसके जन्मदाता तेन थे। अब एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बताओ विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो तेन थे। तेन महोदय ने इस प्रकृति को 3 भागों में बांटा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तेन महोदय ने विधेयवादी प्रकृति को किन भागों में बांटा था, 3 भागों में, एक जाति के आधार पर, एक वातावरण के आधार पर, एक समय के आधार पर। क्योंकि अगर हम इन्हीं तीनों के आधार पर हमारा समाज चलता है, ठीक है, समय के अनुसार चलता है, वातावरण के अनुसार, जाति के अनुसार चलता है, तो जो विधेयवादी जो पद्धति है वो इसलिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने इन तीनों का ध्यान रखा, जाति का भी, वातावरण का भी, समय का भी। इस पद्धति में इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। ठीक है, अब इनकी बुक किताब का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही अच्छी थी। और इनकी एक बहुत बड़ी कोटेशन आती है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कि प्रत्येक देश का साहित्य, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, है ना, या कोई भी देश हो, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके मन में क्या बसता है, उनके मन को क्या अच्छा लगता है, उनके मन के भावों का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो आज मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।